चलिए, आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लास 10वीं का ये अध्याय तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने इससे पहले दो अध्याय को समाप्त किया। पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं और दूसरा बहुपद को हमने एक एक प्रश्नावली को एक व्यवस्थित तरीके से हमने समाप्त किया। अब उसी के क्रम में आज हम अध्याय 3 को पढ़ेंगे, जहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज की क्लास में हम देख रहे होंगे कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण वास्तव में है क्या। इसका पूरा हम बेसिक क्लास को आज पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम बेसिक पढ़ लेंगे तो प्रश्नावली के सवाल अपने आप लोग हल कर पाएंगे। तो आज क्लास इस तीसरे अध्याय के ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा आज। इसको यदि आप आज क्लास को बहुत व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि वास्तव में अध्याय 3 है क्या। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत, अब देखिए अपने अध्याय को क्या पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो मतलब दो जानते हैं, चर मतलब ऐसा बीजी व्यंजक जिसका मान परिवर्तनशील होता, बदलता रहता, वाले रैखिक, रैखिक मतलब जिनका घात एक हो। समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। और अब बात आती है कि समीकरण क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने तो जाना कि दो चर वाले रैखिक यानी ऐसा समीकरण जहां पर दो चर होंगे और वो चर की घात एक होगा और दो दो समीकरण होंगे। लेकिन अब बात आती है, इन्हें जानने से पहले हमें जानना होगा कि समीकरण होता क्या है। अब समीकरण क्या होता है ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि बीजी व्यंजक क्या होता है। ठीक है, बीजी व्यंजक क्या होता है तो हम कहेंगे कि चर, अचर और गणती संक्रियाएं। अब गणती संक्रियाएं क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो चर, अचर और गणती संक्रियाओं के संयोजन से बने पद को हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। क्या चीज कहेंगे? चर, अचर और गणती संक्रियाओं के संयोग से यानी मिलकर जो बना पद होता है उसी को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, चर अचर का योग, गुणा, भाग, अंतर के संयोग से बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बीज गणितीय व्यंजक। सबसे पहला हेडिंग बनेगा आज का कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता। तो हम क्या कहेंगे? चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं, जो घटाना, गुणा, भाग के संयोग से बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। कहेंगे चर अचर, चर कामा अचर और गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं जो घटाना, गुणा, भाग को हम कहते हैं। तो कहेंगे चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं, गणितीय गणितीय संक्रियाओं। अब गणितीय संक्रियाओं कोष्टक में आप कर सकते हैं जोड़, घटाना, गुणा व भाग। कहेंगे चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं के संयोग से बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? क्या चीज? कोई चर है, कोई अचर है। चर अचर को जब गणितीय संक्रियाओं से संयोग करा दिया जाएगा, मिल जाएंगे, तो अब इनसे जो पद बनेगा वो हमारा कहलाएगा क्या? बीजगणितीय व्यंजक। अथवा एक इसकी परिभाषा और हम कह सकते हैं, अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं चर और अचर राशियों के, चर
और अचर राशियों, चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाग के संयोग से बने पद। ठीक है, चर अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा व भाग से, गुणा व के भाग के संयोग से बने बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजगणितीय व्यंजक की परिभाषा की यदि हम बात करें, परिभाषा छोड़िए, पहले हम वास्तव में समझे होता क्या है। तो वास्तव में बात करें, चर अचर, चर मतलब एक्स वाई जेड जिसका मान परिवर्तनशील होता है, अचर कोई संख्या 1 2 3 4 5। जब चर अचर को गणितीय संक्रियाओं, जो घटाना गुणा भाग के संयोग कर दिया जाए, तो अब जो पद बनता है वही कहलाता बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, या इसकी दूसरी परिभाषा हम कर सकते हैं, चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा व भाग के संयोग से बने पद को हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम बात करें, कर सकते हैं 4x + 7। ठीक है, तो देखिए 4x + 7, तो ये अचर है और ये चर है, इनके बीच में क्या है, गुणा है। फिर यहां देखिए, यहां पर बीच में क्या है, प्लस है। तो देखिए चर अचर के का गणितीय संक्रियाओं का संयोग कर दिया गया, गुणा भाग का यहां पर, तो ये बीजीय व्यंजक बन जाएगा। इसी तरह से हम कर सकते हैं 3y² - 5x + 2। तो देखिए 3 अचर है, y चर है, 5 अचर है, x चर है, 2 चर है। तो चर अचर का संयोग किससे कर दिया गया, किससे जोड़ दिया गया, अंकगणितीय संक्रियाओं, जो घटाना गुणा भाग से जोड़ दिया गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, बीजगणितीय व्यंजक। तो शायद बीजगणितीय व्यंजक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब चर अचर का अंकगणितीय संक्रियाओं के साथ संयोग कर दिया जाता है, तो बनने वाला जो पद होता है उसे हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं समीकरण की ओर। इसको मिटा दिया जाए, लिख लीजिए आप लोग। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये बीजगणितीय व्यंजक जब हो जाता है, तो अब आता है क्या, कि समीकरण क्या होता है। हमें जानना है कि समीकरण क्या होता है। अब देखिए समीकरण हम कहेंगे गणितीय जो समीकरण है, यह एक गणितीय कथन है जिसमें दो बीजगणितीय या बीजीय व्यंजक बराबर होते हैं। कहेंगे कि जो समीकरण होता है यह गणितीय एक कथन है, गणित का एक कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक बराबर होते हैं। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, तराजू के पलड़े के समान दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक में बराबर चिन्ह लगा देने से बना जो पद होता है वह समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण की यदि हम परिभाषा की बात करें, तो समीकरण किसे कहते हैं, कहेंगे कि समीकरण एक गणितीय कथन है। कहेंगे जो समीकरण है, समीकरण एक गणितीय कथन है। समीकरण एक गणितीय
कथन है। अब एक कथन है तो कैसा कथन है? जो समीकरण है एक गणितीय कथन है, तो गणितीय कथन में कैसा कथन है? जिसमें दो व्यंजक आपस में बराबर होते हैं। कहेंगे कि यह में जिसमें दो बीजगणितीय कथन, दो बीजगणितीय कथन समान होते हैं, जिसमें दो बीजगणितीय कथन समान होते हैं। ठीक है, यानी समीकरण क्या है? समीकरण एक गणित का कथन है जिसके दो बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजगणितीय कथन समान होते हैं। अब कहेंगे कि इसे तराजू की तरह समझा जा सकता है। इसे हम तराजू की तरह समझ सकते हैं। इसके दोनों पलड़े क्या होते हैं? दोनों पक्ष आपस में बराबर होते, कर सकते हैं। इसे तराजू के तरह समझा जा सकता है। इसे तराजू के समान समझा जा सकता है, जहां दोनों पलड़े आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जहां दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, बराबर होता है। जैसे देखिए, कोई हम सामान मार्केट से जाते हैं तो जब तराजू से तौला जाता है, दोनों पल्ला आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरह से हमारा समीकरण है, इसमें दो व्यंजक होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण एक गणितीय कथन है जिसमें दो बीजगणितीय कथन समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों पक्ष। या इसे हम तराजू के समान समझ सकते हैं या समझा जा सकता है, ठीक है, जिसके दोनों पलड़े क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब सुनिएगा, बराबर के पहले को हम बायां पक्ष कहते हैं, अब बराबर के बाद को हम दायां पक्ष कहते हैं। कहेंगे बराबर के पहले पक्ष को, बराबर के पहले पक्ष को बायां पक्ष जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है, तथा बराबर के दाएं, बराबर के पहले मतलब पहले, और बराबर के बाएं, दाएं पक्ष को या बराबर के बाद को, बराबर के बाद को दायां पक्ष कहते हैं। दायां पक्ष को हम क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा समीकरण समझ में आ जाना चाहिए कि हमने भी दो चीज पढ़ा, बीजी व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। बीजी व्यंजक कहेंगे कि जब चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं का संयोग किया जाता है, या के संयोग से जो पद बनता है वह कहलाता बीजगणितीय व्यंजक। अब इसके बाद से बराबर क्या होता है या समीकरण क्या होता है? तो कहेंगे कि बीजगणितीय व्यंजक में बराबर चिन्ह लगाने से बने व्यंजक को हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। एक ये भी बन सकता है, या इसी को हम ऐसे कर सकते हैं कि जो समीकरण होता है यह गणित का एक कथन है जिसमें दो बीजी व्यंजक क्या होते हैं? बराबर होते हैं या समान होते हैं। या इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो समीकरण है यह एक तराजू के समान है जिसके दोनों पलड़े आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, जितना इधर उतना इधर। ठीक, अब देखिए, बराबर के पहले को हम बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, बराबर के बाद को हम दायां पक्ष राइट हैंड साइड कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट करें एक बार।
चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक और समीकरण दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए पहले अंतर की यदि हम बात करें तो बीजगणितीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है, लेकिन हाँ समीकरण में बराबर का चिन्ह अनिवार्य होता है। जो बीजगणितीय व्यंजक है इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है और लेकिन समीकरण में बीजगणितीय व्यंजक अनिवार्य होता है। पहला अंतर। यदि हम दूसरे अंतर की बात करें तो जो बीजगणितीय व्यंजक होता है इसमें केवल एक ही पद होता है या एक ही व्यंजक होता है, लेकिन जो समीकरण होता है इसमें दो बीजगणितीय व्यंजक होता है। ठीक। इसके बाद से तीसरा आता है जो बीजगणितीय व्यंजक होता है इसको हम सरल करते हैं, उसको सरल करते हैं जबकि समीकरण को हल करके चर का मान निकाला जाता है। ये हमारा हो जाता है बीजगणितीय व्यंजक और समीकरण में अंतर। तो पहला अंतर हम बात करें, कहेंगे इसमें पहला, कहेंगे इसमें मतलब बीजगणितीय व्यंजक में, इसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। हमारा पहला अंतर ये हो जाएगा कि बीजगणितीय व्यंजक में बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसमें यदि हम बात करें पहला तो कहेंगे कि इसमें बराबर चिन्ह अनिवार्य होता है, बराबर चिन्ह अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। अगर बराबर चिन्ह नहीं है तो समीकरण बनेगा ही नहीं, समीकरण नहीं कहलाएगा। ये पहला अंतर रहा। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो दूसरा अंतर हमारा ये बन जाता है कि जो बीजगणितीय व्यंजक होता है इसमें केवल एक ही व्यंजक होता है। तो कहेंगे कि इसमें केवल एक ही गणितीय पद होता है। क्या कहेंगे इसमें केवल एक ही बीजगणितीय व्यंजक होता है। इसमें केवल एक ही बीजगणितीय व्यंजक होता है और इसमें क्या होता है, हम कहेंगे इसमें दो बीजगणितीय व्यंजक, एक बराबर के पहले एक बराबर के बाद। तो कहेंगे इसमें दो बीजगणितीय व्यंजक होता है। ठीक। ये दूसरा अंतर हो गया। दो अंतर हो गया। पहला, इसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, इसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य होता है। इसमें केवल एक ही बीजगणितीय व्यंजक होता है, इसमें दो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं। यदि हम एक अंतर की और बात करें तो कह सकते हैं तीसरा इसका अंतर, कहेंगे इसे सरल किया जाता है, इसे सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं। और हम यहां तीसरा बात करें, इसे हल करके चर का मान निकालते हैं, इसे हल करके चर का मान निकालते हैं। ठीक। ये हमारा रहा बीजगणितीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता। बीजगणितीय व्यंजक और समीकरण में अंतर, तो कहेंगे कि इसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। देखिए बीजगणितीय व्यंजक में बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, समीकरण में क्या होता, इसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य होता है। बीजगणितीय व्यंजक में हम कह सकते इसमें केवल एक ही बीजगणितीय व्यंजक होता है, जबकि समीकरण में दो बीजगणितीय प्रयोग होते हैं, दो, एक बराबर के पहले एक बराबर के बाद। और इसे हम सरल करते हैं, बीजगणितीय व्यंजक को हम सरल करते हैं, जबकि समीकरण को इसे हल करके चर का मान निकाला जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम देखते हैं
एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक माने एक ही प्रकार का चर, रैखिक यानी जिनके चर की घात एक हो समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर एक ही प्रकार का हो। अगर x है तो x x होना चाहिए, y है तो y y ही होना चाहिए, यानी एक चर वाला जिस ऐसा समीकरण जिसमें एक प्रकार के ही चर हो और चर की अधिकतम घात एक हो, उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। कहेंगे ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर एक ही प्रकार के हों, जिसमें केवल एक ही प्रकार का, ऐसा समीकरण जिसमें चर एक ही प्रकार का हो, जिसमें चर एक ही प्रकार का हो और एक ही प्रकार का हो और चर की अधिकतम घात एक हो और चर की अधिकतम घात एक हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए देखिएगा क्या कहा गया आपसे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी एक ही चर होना चाहिए, या तो x x होना चाहिए, या तो y y होना चाहिए, या तो z z होना चाहिए। चर केवल एक ही प्रकार का प्रयोग किया गया हो और रैखिक, जिनकी चर का घात, रैखिक का मतलब होता है जिनकी चर की घात एक, रैखिक का मतलब चर की घात एक। तो कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर एक ही प्रकार का हो और चर की अधिकतम घात एक हो, तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें, जैसे यदि हम कहें तो कह सकते हैं 6x + 7 = 3, ऐसे और कह सकते हैं 5x + 7 = 10 + 3x। अब देखिए एक हमारा ये समीकरण है, इसमें x का प्रयोग किया गया है, एक समीकरण हमारा ये है, इसमें भी x है, यहां भी x है, यानी इस पूरे समीकरण में दो जगह पे चर का प्रयोग किया गया। ऐसे चाहे कितनी जगह पर प्रयोग किया गया हो, लेकिन एक ही प्रकार का चर x का ही प्रयोग किया गया हो, तो इसे हम कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे अच्छा इसी को हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं रैखिक का अर्थ चर पर घात एक होता है। ध्यान दीजिए, कहीं अगर रैखिक आगे समझ जाइए वहां पे एक, ठीक है, रैखिक का अर्थ चर पर घात एक के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? यहां पर क्या था, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम क्या बात करेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग, दो चर वाले देखिए, अब यहां दो कर लेते हैं। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो मतलब दो, कोई दो चर, एक x एक y मान लीजिए, दो चर रैखिक समीकरण चर की घात एक, यानी ऐसे समीकरण जिसमें दो चर का प्रयोग किया गया हो और अधिकतम चर की घात क्या हो, एक हो, उसे हम दो चर वाले रैखिक, देखिए हम लोग का चैप्टर है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी हम अपने चैप्टर पे आ रहे हैं, अभी जो चीजें चल रही थी, अभी हम लोग चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, अभी कोई प्रश्नावली की शुरुआत नहीं हुई है। अब अभी हम लोग बस ये जानना है कि हमारा चैप्टर है क्या,
हमें पढ़ना क्या है। देखिए डायरेक्ट प्रश्नावली से आ जाने पर आप क्वेश्चन जरूर लगा लेंगे, लेकिन आपको एक व्यवस्थित जो होना चाहिए जानकारी वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई अध्याय शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले उसका एक व्यवस्थित तरीके से उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जिसलिए हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जाने दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता, इसीलिए देखिए हम लोग सबसे पहले समीकरण को जानने का प्रयास किए। समीकरण जानने से पहले हमारा बीजी व्यंजक जानना जरूरी था, तो बीजी व्यंजक पढ़ने के बाद से समीकरण को जाने, बीजी व्यंजक समीकरण में क्या अंतर होता है, तब हमने जाना कि हाँ एक चर वाला समीकरण क्या होता। अब हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो हम कहेंगे ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। कहेंगे ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर, जिसमें जिसमें दो चर हो और चर की अधिकतम घात, और चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात एक होता है, अधिकतम घात एक होता है, उसे 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 दो चर वाले, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और चर की अधिकतम घात एक होता है, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ध्यान दीजिएगा, यदि दो चर समान हो, यदि दो समान चर वाले दो रैखिक समीकरण हो, दो समान चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक ऐसा समीकरण है जिसमें दो चर का जो प्रयोग किया गया है, वही दूसरा जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसमें भी वही चर का प्रयोग किया गया हो, तो इन दोनों को हम कहते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे हम कह सकते हैं, यहां देखिएगा, जैसे 2x प्लस 5y बराबर 15। ये देखिए एक समीकरण है, यहां पर x है, यहां पर y है, क्या दो चर का प्रयोग किया गया है, चर की अधिकतम घात कितना है, एक है, तो क्या बन गया, और बराबर का चिन्ह लगा तो समीकरण कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अगर दो सेम ऐसे ही 3x प्लस 4y बराबर 12, अब देखिए ये दोनों चर समान हैं, इसमें भी x y है, इसमें भी x y है, समीकरण है, तो अब चर की घात एक एक है, तो अब हम इसको कह देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब तक हम लोगों ने ये जाना कि हमारा अध्याय क्या है। अब तक हम पढ़े थे चैप्टर के नाम को हम जान रहे थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें, हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आइए इसको मिटाते हैं, देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण, तो ध्यान दीजिएगा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनका जो मानक समीकरण होता है वह ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होते हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण जो होता है वह ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट करें इसको। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख। यानी अब जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम इसका आलेख बनाएंगे फिर क्या होगा, देखिएगा, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है
एक समीकरण है दो चर वाला, जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा निरूपित करता है। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब दो दो समीकरण हैं, अब इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो दो समीकरण दो ग्राफ बनेगा, दो सरल रेखाएं बनेंगी। अब दोनों सरल रेखा जब बनेंगे तो इसमें तीन स्थितियां हमारे सामने आएंगी। हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को समांतर चली जाएं, ये हो सकता है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर समपाती हो। तो आइए देखते हैं। तो हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो हम कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है, ठीक है। यानी कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो वह एक सरल रेखा को निरूपित करता है। यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब दो समीकरण है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक साथ ग्राफ बनाया जाए, एक साथ ग्राफ बनाया जाए तो तीन स्थितियां संभव है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर है उसके यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगा। लेकिन अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण दो है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक सीधी रेखा बनता है, और दो समीकरण है तो दो सीधी रेखा बनेगा। जब इन दोनों को अगर एक साथ बनाएंगे तो हमारे सामने तीन स्थितियां बनकर आएंगे। पहला स्थिति क्या होगा, चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारे सामने तीन स्थितियां संभव होंगी, इसको मिटा रहे हैं और तीन स्थितियों को हम देख रहे हैं। अब देखिए तीन स्थितियां क्या संभव होंगी। पहली स्थिति देखिए, पहली स्थिति ये होगा कुछ इस तरह का, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ठीक है। देखिए जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाया जाएगा तो तीन स्थितियां हमारे सामने बनकर आएंगी, जिनमें से पहली स्थिति ये होगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों। जैसे अब देखें, ये ग्राफ होगा, ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा, ये बीच में 0 होगा। हो सकता है कि एक ग्राफ कुछ इस तरह से जाए और दूसरा ग्राफ इस तरह से चला जाए। ये देखिए, ये बिंदु A और B पर मान लेते हैं, प्रतिच्छेद कर सकते हैं। तो हमारे सामने पहली स्थिति ये बनकर आएगी। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे सामने पहली स्थिति बनकर के यही आएगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी स्थिति हमारे सामने क्या आएगी, दूसरी स्थिति ये हो सकता है कि ये दोनों दूसरे के समांतर हो जाएं। तो कर सकते हैं
दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब इनका ग्राफ बनाया जाए, देखिए x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। देखिए एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरा रेखा ऐसे चला जाए, दोनों एक दूसरे के समांतर चला जाए। दो स्थितियां हो गई। एक स्थिति और हमारे सामने आ सकती है, तीसरी स्थिति, इसको मिटा रहे हैं। तीसरी स्थिति देखिए क्या होगा, अब देखें, अगर हम तीसरी स्थिति की बात करते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाए, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो सकती हैं। संपाती मतलब जैसे देखिए ये ग्राफ है, x है, x डैश है, y है, y डैश। यह कोई रेखा ऐसे कोई ग्राफ बना है, ठीक है, और इसी के ऊपर दूसरा वाला भी रेखा आ जाए, इसी के ऊपर दूसरा भी आ जाए, इसको हम बोलते हैं संपाती, ठीक है। तो हमने देखा कि जब दो रेखाएं या दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगा, और यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक साथ अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो हमारे सामने तीन स्थितियां सामने बनकर आएंगी। पहली स्थिति ये होगी कि दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी, ठीक है, जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक क्लास चल रहे हैं अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, अभी बेसिक क्लास समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बेसिक क्लास पढ़ने के लिए हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। जब बेसिक क्लास समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग इसके प्रश्नावली की बारी बारी एक एक प्रश्न को हम क्रम से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।